चलिए आ गए हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली कुछ प्लांट्स जो अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो वो अपनी बॉडी में डेवलप करते हैं कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन पर्पज है फेवर करना किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ऐसा करने के लिए कुछ डिवाइसेस डेवलप करते हैं प्लांट्स, जैसे उनके पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होती। मींस या तो पॉलन पहले मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा के एक्टिवेट होने से पहले, या स्टिग्मा पहले एक्टिवेट हो जाता है बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। सबसे पहली ये है इसकी डिवाइस। सेकेंड, एंथर और पॉलन जो एंथर और स्टिग्मा है वो डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट हो, जिससे पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही ना सके। तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मींस जो खुद के पॉलन है, किसी भी सिंपल फ्लावर, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके खुद के पॉलन खुद के स्टिग्मा पर जर्मिनेशन शो ही नहीं करते। ठीक है, ये होता है जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, वो खुद के पॉलन को खुद के सिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होने नहीं देते। एक और डिवाइस जो यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो वो बिल्कुल भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कुछ एग्जाम्पल्स का, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कैस्टर एंड मेज। कैस्टर एंड मेज में क्या होता है, इसके मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, जिसलिए ये यहाँ पर ऑटोगैमी तो शो नहीं करेगा, बट ये जिटनोगैमी शो करेगा। कुछ स्पीशीज में, जैसे कि पपाया में, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स जो डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन में ये प्रिवेंट क्या करेगा, यहाँ पर ना तो ऑटोगैमी होगी और ना ही जिटनोगैमी होगी। ये केवल फेवर किसको करेगा, जीनोगैमी को। ठीक है, अब यहाँ पहले आता था 2013-14 में एक क्वेश्चन आया था पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के रिलेटेड। यहाँ पर क्या कंडीशन आपको याद रखनी है, कोई भी पॉलिनेशन होता है वो ये गारंटी नहीं करता कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ही आया है। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होता है रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन आ जाते हैं, तो स्टिग्मा जो है उसके लिए कोई भी केमिकल सिक्रीट नहीं करता, जिसकी वजह से वो पॉलन जर्मिनेशन शो कर सके। इसीलिए इस तरह के स्पीशीज को हम कहते हैं, या एबिलिटी को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरी कंडीशन होती है जहां पर कंपैटिबल स्पीशीज आई, मींस जब स्पेसिफिक या राइट टाइप ऑफ पॉलन पिस्टल के ऊपर आएगा, तो पिस्टल जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद में जो इवेंट्स होंगी उन्हें हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। उन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं दे विल रीच टू द ओवरी। ठीक है, अब ये सब रीजन, ये सारे इवेंट्स होने के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, दैट इज द ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance। अब यहाँ पिस्टल जो है अपने स्पेसिफिक टाइप के पॉलन को आइडेंटिफाई करेगा किस बेसिस पर, अगर वो स्पेसिफिक है तो ही क्या करेगा, स्टिग्मा जो है पर्टिकुलर आयंस को रिलीज करेगा। पर्टिकुलर आयंस में इनॉक्सिडाइल ट्राइफॉस्फेट है, बोरेट आयंस है, जिसके रिस्पॉन्स में ही जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेशन शो करेगा। ऐसा वो तब ही कर सकता है जब एक कंटिन्यूस डायलॉग जो है मीडिएट हो बिटवीन pollen and pistil। ये जो continuous dialogue है, it is mediated by chemicals, chemical components of pollen जो pistil के साथ interact कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको ज्यादा ये सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, जब कंपैटिबल पॉलिनेशन हो जाती है उसके बाद पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, शो जर्मिनेशन ओवर द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। उस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो मेल गैमेट्स को ट्रांसलोकेट करते हैं टुवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, ये है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेटर है अगर यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर सकें या फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता सकें। नेक्स्ट जो है, अब एक ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर है, उसको अपनी बेस्ट सुटेबल वैरायटीज या सुपीरियर वैरायटीज डेवलप करनी है, तो वो एक मेथड का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे मेजर अप्रोच है किसी भी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में वो क्या इंश्योर करेगा, वो यही इंश्योर करेगा जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलिनेशन के लिए यूज कर सके। इसमें उसे यूज करने होंगे दो प्लांट्स। अब यहाँ पर कंसिडर करने के लिए कुछ इवेंट्स आ गए। अब दो प्लांट्स अगर बाइसेक्सुअल हैं तो उसे दो स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेंगी।
और अगर यूनिसेक्सुअल है, ही विल यूज ओनली वन स्ट्रैटेजी। जो दो हाईलाइटेड स्ट्रैटेजीज है यहाँ पर, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो उसे इमैस्कुलेशन भी करना पड़ेगा और बैगिंग भी, और अगर प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो उसे बैगिंग ही यूज करना पड़ेगा। बैगिंग हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो स्टिग्मा है वो कंटामिनेट ना हो किसी और दूसरे पॉलन के साथ में। और इमैस्कुलेशन कब करते हैं? जिसमें हम मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप बिफोर द मैचुरेशन ऑफ फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंटली आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, अगर जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट कोई भी है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर बाइसेक्सुअल है तो वहां पर इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों ही करनी पड़ेगी। तो इसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। दूसरा, कंसिडर करना है बाइसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल प्लांट है उसके बेसिस पर। ठीक है, देन पॉलिनेशन अचीव होगी। पॉलिनेशन अचीव होने के बाद में हम बैगिंग करते हैं, और बैगिंग के बाद वेट करते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बाद सीड, एंड देन सीड को ग्रो करके हम देखेंगे उसमें दोनों पेरेंटल ट्रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन का। अब डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है। जब एक पॉलन ट्यूब अपने दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, तब क्या होता है? एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके सिनगैमी करता है और बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, दो पोलर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में, उसके साथ फ्यूज करके बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पेन और पीईसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। होता क्या है, अब क्योंकि यहाँ पर 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व हैं, 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, याद रखिएगा 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व हैं और 2 फ्यूजन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म में शो होती है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, जब ट्रिपल फ्यूजन किस वजह से होता है? जब एक मेल न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस या दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल के हैं उनके साथ फ्यूज करता है। फ्यूज करके क्या करेगा, जो न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन के बाद डेवलप होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस डेवलप हुआ है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पीसी है ये बाद में डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, जो एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जाइगोट को ताकि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इस पोर्शन की है, अब हमने पढ़ चुके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया है, और अब होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम उनके स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले एंडोस्पर्म। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन में डेफिनेटली आती है, ये पहली ही लाइन है स्टेटमेंट की, ये बुक की आपकी, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो हमेशा पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है वेरी मच इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिससे आपसे कैसा भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है, 2 वर्ड्स में आ सकता है, स्टेटमेंट्स में आ सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो यहाँ डिवाइड करता है रिपीटेडली और फॉर्म करता है एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। इस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल जो यूज होता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है यहाँ पर PEN, जो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स करता है और फॉर्म करता है फ्री न्यूक्लियाई। इस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये आप देख सकते हैं कोकोनट मिल्क में। ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो उसके आसपास कर्नल होता है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और जो एंडोस्पर्म है वो हो जाता है सेलुलर। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा? व्हाइट कर्नल में, और जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होगा आपके कोकोनट मिल्क में। अब यहाँ पर एंडोस्पर्म के बेसिस पे हम 2 टाइप्स के सीड बताते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ होता और बाद में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हम उसे रिलाइज करता है हमारा प्लांट। तो ये होते हैं आपके मोनोकॉट्स। उसके अलावा जो दूसरा है कंडीशन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसमें एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है कॉटिलेडन के फॉर्मेशन के लिए। जो एग्जाम्पल है दैट इज डाइकॉट।
तो यही स्टेटमेंट लिखी हुई है एंडोस्पर्म, जहाँ पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज डाइकॉट सीड, और जहाँ पर मैच्योर सीड के साथ में सर्वाइव करता है दैट इज मोनोकॉट सीड। ठीक है, फिर यहाँ एम्ब्रियो, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है माइक्रोपाइलर एंड में, और वहीं पे कंप्लीट डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट बना माइक्रोपाइलर रीजन पे, वहीं पे जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के स्टेजेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी में अब यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टेजेस कौन कौन सी, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पी जी हर्ट में, पी जी हर्ट में, पी से प्रो एम्ब्रियो, जी से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, एच से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और एम ई से मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इसके लिए आपको पिछले डायग्राम पर दोबारा जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये जो फिगर 1.13 है, ये आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, इस एम्ब्रियो फॉर्मेशन में सस्पेंसर का रोल देख लीजिए। सस्पेंसर जो है आपकी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ज़्यादा आपसे इसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जो है, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सेस और कॉटिलिडन, ये जो है बहुत ही बेसिक सा पोर्शन है, ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके एनसीईआरटी के, उसमें एक तो एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल वो पोर्शन है जो कॉटिलिडन के नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन जो प्रेजेंट होता है रीजन एम्ब्रियो का, वो हाइपोकोटाइल। जो कॉटिलिडन के रीजन के अबव प्रेजेंट होता है दैट इज एपिकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के पास एक ही कॉटिलिडन होता है और उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, और इसके जो एम्ब्रियो हैं वो एनक्लोज रहते हैं, अगर रेडिकल की बात करें तो वो कॉलर हाइजा से एनक्लोज रहता है, और जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो प्लूम्यूल है वो एनक्लोज रहता है कॉलेप्टाइल से। फिर जो है सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को इजी हम सोच करके छोड़ देते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके मोनोकॉट सीड्स हैं, उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, और डाइकॉट्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की कैटेगरी में उनको हम एक और नाम दे सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। ठीक है, और जो आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उन्हें एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स इस पेज पर दिए हुए सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये से हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेरिस्पर्म इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें परसिस्टेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके दो एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट। दूसरा, यहाँ पे इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल्स के हार्डन होने के बाद में टफ प्रोटेक्टिव सीड बनाते हैं, उसमें माइक्रोपाइल एक होल रह जाता है जिससे आपके सीड्स जो है और मतलब रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे सीड मेच्योर होता जाता है उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होता जाता है, और सीड्स के पास बाई मास, अगर परसेंट मॉइस्चर मास की हम बात करें तो 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास उसका रिड्यूस होना चाहिए फॉर गेटिंग ड्राइड अप। इसकी जनरल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, और एम्ब्रियो एक स्टेट में एंटर कर जाता है दैट इज डोमेंसी। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी सीड को डोमेंट स्टेज में आने के लिए क्या क्या चेंजेस उसकी बॉडी में डेवलप होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल या वॉल ऑफ द ओवरी जो डेवलप होती है फ्रूट वॉल में, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट्स जो है फ्लैशी भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं, जिसमें फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट जहाँ पर ओवरी की बजाय कोई अदर पार्ट है फ्लावर का वो डेवलप होता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे यहाँ पर थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन को। इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, और आपका पियर जिसे नाशपाती कहते हैं। बहुत से मोस्टली जो फ्रूट्स हैं हमारे वो डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवरी, उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और उसके बाद पार्थेनोकार्पिक कंडीशन में आता है पार्थेनोकार्पिक, जिसमें ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन करती है। इसका एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और टोमेटो भी। ठीक है, इस पेज पर ये जितने भी डायग्राम्स हैं इनके डायग्राम्स की लेबलिंग्स, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन इसकी जो फर्स्ट लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ की, दैट्स ये है सीड्स ऑफर करते हैं सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है रीजन देकर के कैसे ऑफर करते हैं एडवांटेजेस। एक तो सीड्स है, सीड फॉर्मेशन डिपेंडेंट है वाटर पे, तो सीड वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो सीड्स ड्राई अप होंगी और उसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। अगर उसके पास फेवरेबल कंडीशंस आ जाएं तो दैट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। सीड्स अपने अंदर डिफरेंट
हैबिट्स डेवलप करती हैं जिसकी हेल्प से वो डिस्पर्स कर सकते हैं न्यू हैबिटेट में और अपने स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. देन जो इसका हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. सीड बेसिस है एग्रीकल्चर का. कैसे? क्योंकि डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी सीड के जो उसको स्टोर करने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक सीड्स की वाइबिलिटी भी याद रखनी है. जो ओल्डेस्ट वाइबल सीड है दैट इज लुपिनस आर्क्टिकस जो 10,000 साल डोमेंसी के बाद जर्मिनेट हुई थी. और रीसेंट रिकॉर्ड है वो 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड का जो कि एक डेट पाम है फिनिक्स जक्टाइलीफेरा जिसको एक्सकवेट किया था किंग हेरोड पैलेस से नियर द डेड सी और जो 10,000 साल पुरानी है उसको आर्कटिक टुंड्रा से. ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस जो है ऑब्जर्व होता है एस्टरेसी और ग्रासेस में जहाँ पर ये एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म है जहाँ पर सीड की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन के. जहाँ फ्रूट बने बिना फर्टिलाइजेशन के दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और जहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हो बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंटल प्लांट के ही ट्रेट्स उसमें अपीयर करते हैं. लेकिन क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है सीड की फॉर्मेशन होती है इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं जो मिमिक करता है कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. बहुत सारे तरीके हैं ऑटोमेटिक सीड बनाने के लिए जिसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब बिना रिडक्शन डिवीजन किए डेवलप हो जाए इनटू एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस. ठीक है, एपोमिक्सिस के कई फायदे हैं. अगर हम इसको कंपेयर करें हाइब्रिड सीड से एपोमिक्सिस में एक तो चीप मेथड है, कॉस्ट फ्री है, लेबर लेस है और यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड्स देखने को नहीं मिलते. ठीक है, यहाँ पर एडवांटेजेस एपोमिक्सिस की पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट जो है सिट्रस और मैंगो में. सिट्रस और मैंगो में लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. मीन्स इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. इसको कहते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी ऑब्जर्व. अब इसमें किस तरीके से मल्टीपल टाइप्स की पॉली एम्ब्रियोनी विजिबल हो सकती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ. कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. कई बार तो क्या होता है कि एक ही ओव्यूल में जो मल्टीपल एम्ब्रियो बनने के कई कई तरीके होते हैं. जब पोलन ट्यूब एंटर कर रही है ओव्यूल में या फिर सिनोडिड्स में या एंटीपोडल्स में अलग अलग तरीके से उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है. या फिर जब न्यूसिलस है वो न्यूसिलस ही कंप्लीटली एम्ब्रियोसाइट बना ले उस कंडीशन में भी पॉली एम्ब्रियोनी विजिबल हो जाती है. ठीक है, तो ये जो दो तरीके हैं ये याद रखने पड़ेंगे आपको. तो ये था आपका पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर. इस पहले चैप्टर का एक तरीके से समराइज वीडियो. इसको हाफ एन आवर आप देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. रिवाइज होने के बाद इस चैप्टर के साथ में अब आगे मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगी उनके साथ में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी जिससे आपके चैप्टर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. आप इन वीडियोस को देखिए. आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं नहीं लगते हैं कुछ कमी लगती है काइंडली मुझे उस कमी के बारे में बताइए ताकि अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में उस कमी को मैं सुधार सकूं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. काइंडली शेयर माय वीडियोस टू एवरीवन ताकि इसका फ़ायदा औरों को भी मिल सके. थैंक यू.